वेलकम। बहुत बहुत बधाई आपको पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सर। ओके, अब बातचीत शुरू करते हैं फिर, है ना? कंफर्टेबल है ना? यस सर। ओके, आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, राइट राइट। और हाई ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? यस सर, ज्योग्राफी ऑप्शन। और हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया? सर केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी। मथुरा से, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, और ये पहला अटेम्प्ट है आपका यहाँ इंटरव्यू के लिए कि इससे पहले को भी क्वालिफाई कर चुके हैं? सर 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था यूजीपीसीएस का, बट फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया था सर। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। राइट। अच्छा, तो हाई स्कूल इंटर आपने रिफाइनरी से किया है, तो रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? सर मथुरा। मथुरा के रहने, वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखा है ना? अच्छा, यस सर। आज के अखबार वगैरह पढ़े हैं आपने? हाँ सर, पढ़ा है सर आज। जी, क्या खास खबरें हैं? सर मेन पृष्ठ पे सर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड खबरें थी। और सर एक यूपी में एक जो कानपुर की घटना थी उससे रिलेटेड खबरें थी। राइट राइट। तो पहले उसी पे चलते हैं, राजस्थान वाले पे चलते हैं। मथुरा का पड़ोसी है वैसे भी राजस्थान। एक जजमेंट राजस्थान से संबंधित अभी 2-4 दिन पहले भी हुआ था मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, है ना? सर समान सिंह। तो ये जो हो रहा है राजस्थान में, उसको आप कैसे देख रहे हो? सर इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन कानून है सर, उसका थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है। और सर इसमें एंटी डिफेक्शन कानून में सर हमें थोड़ा सा बदलाव की हमें एक अब जरूरत महसूस हो रही है। और सर उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट होना चाहिए, जिससे कि ऐसी परिस्थितियां जैसे हमने अन्य राज्यों में भी देखी हैं, तो वो सर ये अभी समय की मांग है कि इस कानून में हम थोड़ा सा बदलाव करें। और सर ये क्या बदलाव आपके दिमाग में आ रहा है? सर विभिन्न समितियां और विभिन्न कमेटियों ने भी यह बात कही है कि एंटी डिफेक्शन में सर जैसे जो पावर जो प्रिसाइडिंग लीडर को दी जाती है डिसाइड करने की। और सर अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर जैसे, उनको एक निश्चित समय अवधि दी जाए कि 3 महीने या 2 महीने के बाद ही, या मिनिमम 3 महीने, मिनिमम 2 महीने में ही उनको अपना डिसीजन सुनाना होगा। साथ ही सर इसमें हमें एक ये भी पक्ष ले सकते हैं कि एक समयावधि, मतलब एक डिसीजन लिया जा सके कि अगर आपने डिफेक्ट किया है तो आपको फर्दर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। तो सर वो एक कड़े जैसे नियम है सर, उनकी जरूरत है और उनको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। साथ ही सर एक हमारे जनप्रतिनिधियों में भी यह बात भेजने की आवश्यकता है कि वो थोड़ा जनता के प्रति अकाउंटेबल रहे, न कि अपने पॉलिटिकल पार्टी और न कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए। वो जनता को उनको जवाबदेही ज्यादा है। तो सर और एक हम ये इसमें ये कह सकते हैं कि सर जो मास डिफेक्शन वाली जो चीज है, हमें उस तरफ भी देखना चाहिए कि हम सर इसको एंटी डिफेक्शन में सर हम इंडिविजुअली एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम थोड़ा सा कर्व कर रहे हैं अगर सांसद की है, तो सर वो वाली चीजें भी हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अच्छा, ये राज्यपाल की जो भूमिका है वो कैसे देख रहे हो आप? कई प्रांतों में हो चुका ये सब। सर राज्यपाल एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है और बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसमें सर विभिन्न समितियां और विभिन्न जो कमेटीज थी उनकी तरफ से भी ये सुझाव था कि राज्यपाल को एक निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वो एक केंद्र सरकार का एक एजेंट मात्र नहीं है, बल्कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एक अपनी पोजीशन ग्रहण कर रहा है। तो सर इस पक्ष में सर हमें सारे राजनीतिक दलों को और सारे जितने भी संस्थाएं हैं उनको यह सोचने की जरूरत है कि राज्यपाल की भूमिका को एक राजनीतिक दबाव से बाहर रखा जाए और एक
निष्पक्ष और एक जो राज्य से दूसरा व्यक्ति हो, उसकी उसको ज्यादा नियुक्ति देने की जरूरत है। तो सर दिग्विजय जी, ये तो सैद्धांतिक बात होगी, पर व्यवहार में कहीं देख रहे हो कोई निष्पक्ष राज्यपाल? आप किसी का नाम बता दो, 10-20 साल में भी मुझे बता दो एक आध कोई नाम अगर आपके ध्यान में आ रहा। सर ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्यपाल किसी न किसी पक्षपात का ले लेते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का। बट सर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितना लोग जो अभी ये घटनाक्रम देख रहे हैं, और इससे सर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आगे की राजनीति में पड़े, और शायद पॉलिटिकल पार्टी और जो भी हमारी संस्थाएं वो आगे चल के राज्यपाल अच्छे और निष्पापूर्ण राज्यों में भेजा करें। नहीं, कौन करेगा उनकी नियुक्ति? कौन करेगा भाई? सर अगर तो सर केंद्र सरकार अगर सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइन या फिर आदेश हो सकते हैं, या हाई कोर्ट भी इस दिशा में सर निर्देश जारी कर सकते हैं। भाई दिग्विजय सिंह जी, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ हो सकता है? बताओ। सर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने काफी ऐतिहासिक निर्णय भी दिए हैं, और जो राजनीतिक में भ्रष्टाचार होता है, राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, उसको लेकर भी काफी निर्देश दिए हैं। तो सर एक अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी कहीं इस जगह ऐसा कोई स्टेप्स नहीं लेती है, तो सर एक न्यायपालिका की एक भूमिका होती है, और सर हम अपेक्षा रखते हैं कि इस जो गैप को वो न्यायपालिका फिल करे। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? मुझे तो इसमें निराशा लग रही है कि मतलब जो आफ्टर रिटायरमेंट वाला है, आफ्टर रिटायरमेंट उनको कहीं अपॉइंट किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार करेगी, और ये बात ध्यान में रहती है। वैसे पद तो जैसे राज्यपाल का पद भी संवैधानिक है, जजेस तो हैं ही है संवैधानिक, और भी बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, लेकिन उन पर जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रूल रहता है, ये रहेगा भी। तो जो लोग पहुंच रहे हैं उनको, जो आप कह रहे थे कि जवाबदेही किसके प्रति, तो जवाबदेही तो मुझे लगता है मतलब कोई जवाबदेही मुझे तो लगता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि हर आदमी, सरकार जो है चुनने के बाद में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सरकार चुने जाने के बाद में पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे रखती है कि वो कैसे बने रहे। और जो है जो लोग चुने, जिन लोगों के अपॉइंटमेंट इस तरह से होते हैं, इवन संवैधानिक पदों पे होते हैं, तो उसमें मैं ये महसूस कर रहा हूँ आजकल के वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि हमको किसने भेजा है, इसलिए जो है लॉयल्टी हमारी वहां पे भूल जाते हैं। ज्यादातर लोगों से भूल हो रही है। बहुत कम लोग, मुझे बड़े थोड़े से कोई एक आध आदमी ऐसा नजर आता है कि जो जिसकी रीढ़ कटगी लगे मुझे। सर ये बात तो है सर, बट हम ऐसे भी लीडर हमारी सोसाइटी में और ऐसे भी संस्थाओं में आए हैं जो सर जिन्होंने अपनी एथिक्स और इंटीग्रिटी बचाए रखी है। सर विभिन्न नौकरशाह हमने देखे हैं। अभी वर्तमान बताओ। सर अगर वर्तमान में देखें तो सर जो अशोक खेमका हमारे अशोक खेमका लीडर थोड़ी, अशोक खेमका तो ऑफिसर है। सर लीडर की अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, आप किन की बात कर रहे हो? ऑफिसर्स की बात कर रहे हो कि लीडर्स की बात कर रहे हो? देखो दिग्विजय जी, मुझको ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा भारत में सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, और उसके बाद में बीजेपी आ गई। अब बीजेपी मतलब पावरफुल पार्टी। तो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो कमजोरी मुझे लगती है वो ये है कि एक पार्टी, जो पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाती है वो ऐसा समझती है मतलब हम रहे, है ना। उनको ये आदत नहीं है कि तगड़ा विपक्ष होना चाहिए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुछ छुआ, है ना। तो इस बात को लेकर के वन पार्टी रूल वाला की जो पश्चिमी डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने हमको कई बार क्रिटिसाइज भी किया है ना। और आपको अगर ज्ञात हो इस बात का कि जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस जब कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बहस होती थी कि भाई आप ब्रिटिशर्स पे ये चार्ज लगता था कि आप यहाँ कॉलोनी है वहाँ कॉलोनी है, आपका सूर्यास्त नहीं होता, तो वो ये कहते थे नहीं हमने कहीं कुछ नहीं किया, हम तो जिन लोगों को तमीज नहीं है, जिनको इतना सलीका नहीं है, उनको केवल सलीका सिखाने, तमीज सिखाने, उनको सिस्टम बताने के लिए जाते हैं, हम उनका कोई शोषण नहीं करते, ऐसा काम।
है ना। और वो हमें लगता है कि वो एक तरह से सही बात सिद्ध हो रही है। अब चलो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, है ना। ये जो कानपुर वाली घटना है, तो एक के बाद में एक क्या हो रहा है, मतलब पुलिस, इसमें तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना। सर पहले तो सर एक कानपुर में सर वो थोड़ा सा पुलिस की तरह से लापरवाही हुई थी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की, जो घटना हुई थी जिसमें अपहरण कर लिया गया था एक युवक और उसकी बाद में निर्मम हत्या हो जाती है। और सर वो अभी जांच का विषय है कि उसमें पुलिस जांच करने में लगा रही है कि कहाँ चूक हुई है और किस तरीके से घटना बन जाती है। दिग्विजय जी, जांच तो हो जाएगी, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते मतलब ये आप पे भी जिम्मेदारी आ सकती है जांच की। तो एक ऑफिसर क्लियर रहना चाहिए कि लोगों में मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे किसी का प्रचार करने के लिए बैठे, है ना। मैं समझता हूँ कि जो निष्पक्ष बोर्ड होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है जिस बोर्ड में, वो इस तरह के ऑफिसर नहीं लायक करता कि जो भोंपू बन के मतलब बोलते रहे, है ना। उसमें ये देखते हैं बोर्ड में, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मतलब मैं अपनी बात कर कम से कम कह सकता हूँ कि जो फेयर बोर्ड होते हैं, जहाँ पे फेयर काम होता है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि इस ऑफिसर में कुछ है कि नहीं है, कि ऐसे ही रबर स्टैंप की तरह काम करता रहेगा, तो वो आदमी ऑफिसर होने लायक नहीं होता। समझे कि नहीं। उसको उसको मतलब एक जो फेयर बोर्ड है, वो ऑफिसर नहीं असेस करेगा, उसमें ऑफिसर क्वालिटी नहीं हुई। ऑफिसर तो ये है कि ऊपर से दबाव भी पड़े तो भी वो ठीक काम करके देते। तो ये कानपुर वाली ये वर्तमान घटना हो गई, सुन पा रहे हो कि नहीं। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, यस ये सर। कानपुर वाली घटना हो गई, इससे पहले गाजियाबाद वाली घटना हो गई, इससे पहले कानपुर वाली घटना हो गई। रोज तमाम विधायकों, तमाम वो सब उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना। तो अगर मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि फेयरली अगर देखा जाए, तो जैसे अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में भी है, राज्यपाल भी वही है, सब पूरा सिस्टम यहाँ से वहां पे। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो क्या सरकार बनी रहती। सर राजनीतिक दबाव तो आता और सर ये होता, बट सर मैं इस पक्ष में ये कह सकता हूँ कि रूल ऑफ लॉ सर कहीं थोड़ा सा डाउन हुआ है, सर लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी दिक्कत है। और सर इस पक्ष में यही है कि सर हमें पुलिस, दिग्विजय जी, थोड़ी दिक्कत नहीं, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, पूरा सिस्टम फेल है भाई। आप जो है कार्रवाई करने जा रहे हो, आपके माथे जो है उनको सूचना दे रहे हैं। सर कहीं अगर सिस्टम नाम फेलियर तो है कि सर सिस्टम फेलियर सर हम उतना बोल नहीं सकते सर, कुछ दो तीन घटनाओं को छोड़ बोल के सर हम सुनो, अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कोई नेता नहीं हो, ना मैं नेता हूँ, ठीक है ना। जब इंटरव्यू में आप हो गए, तो अगर ऐसा सवाल किया जाता है तो सवाल, उसका आंसर ठीक ही सुनने के लिए सवाल किया गया, है ना। तो अगर आप उस पर अप टू दी मार्क नहीं हो, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं जवाब माना जाए। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सरकार की कुछ कल्याणकारी नीति बता दो। पार्डन नहीं सर, आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल रिपीट करूंगा। सरकार की, यूपी गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाएं जो अभी हाल में या कुछ दिन पहले से लागू हुई हैं, वो बताओ। सर कोविड काल में सबसे ज्यादा इकोनॉमी पे मार पड़ी थी, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की एक शुरुआत करी थी। उससे पहले एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की स्टार्ट की थी। उसमें सर सरकार ने जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 किलो अनाज और साथ ही 1 किलो चना, और सर ये दिवाली तक जारी रखने की घोषणा की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में विभिन्न पक्षों पे, जैसे एमएसएमई सेक्टर्स को कोलेटरल फ्री लोन, साथ ही सर हमारे सर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू वुमेन्स इन जनधन अकाउंट एंड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू पेंशंस। और सर इसके साथ ही कोविड को देखते हुए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ का बजट राज्य सरकारों को जारी किया था। सर केंद्र सरकार की अगर अन्य नीतियों की बात करें तो विभिन्न किसानों के लिए पीएम किसान निधि चला रही है केंद्र सरकार, जिसमें एक अमाउंट हम किसानों को देते हैं, जैसे 2,000 रुपए हर क्वार्टर्स में सर वो उनके खातों में जमा करते हैं।
साथ ही सर हम किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें कि किसानों को नुकसान नहीं हो फसल के खराब होने पे। सर अगर यूपी सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी योजना चला रही है। कन्या सुमंगला योजना चला रही है, जो कि फीटिसाइड लो सेक्स रेशियो है जिन डिस्ट्रिक्ट में, उनको प्रमोट करने के लिए। साथ ही सर यूपी सरकार सीएम उद्यमिता स्कीम, सीएम युवा हब जैसे स्कीमों के माध्यम से युवाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, सर वो योजना चला रही है। और सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके योजना भी है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेशलाइजेशन है जिस डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिले लोगों को। मथुरा का क्या है वो प्रोडक्ट? सर सैनिटरी फिटिंग। समय ज्यादा हो रहा है भाई, ओवर टू नेक्स्ट। जी, आप तो यू हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप तो विज्ञान और तकनीक के विद्यार्थी रहे हैं, एंड देन यू स्विच टू ज्योग्राफी समहाउ। शायद पीसीएस के इम्तिहान के लिए ज्योग्राफी ज्यादा लोकप्रिय आपको लगता है इसलिए, लेकिन ज्योग्राफी तो बहुत से विषय आते हैं, जैसे एनवायरनमेंट के बारे में बात कर सकते थे, किसी और चीज के बारे में बात कर सकते थे। आपको कौन सा लगता है ज्योग्राफी का कौन सा एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है? सर मुझे जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगता है। जो ज्योग्राफी का जो अभी एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं। इसमें ज्योग्राफी भी है और पॉलिटिक्स भी है, जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट भी हो गया, राइट? ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और अमेरिका इससे नाराज क्यों है? व्हाई इज अमेरिका एंग्री विद इट? क्योटो प्रोटोकॉल एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में। उसमें विभिन्न देशों द्वारा एक ये डिसाइड किया गया था कि हमें एक निश्चित अवधि तक इतने प्रतिशत गैसों को कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है। तो सर इसमें एक ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशन है, जैसे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, उनको एक क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ पूंजी देनी होगी, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज है वो कम कर सके अपने कार्बन उत्सर्जन को। तो सर यही ट्रांसफर और पूंजी के ट्रांसफर को लेके ही अमेरिका का यह मत रहा है कि ये जो सारा जो जिम्मेदारी है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज की भी है, न कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की भी है। तो सर उस चीज को लेकर ही यूएस हमेशा इस चीज का विरोध करता रहा है। बट अंततः 2005 में जाकर यूएस ने भी इस संधि को माना था। सर इस पक्ष में मैं यही कहता हूं। भारत ने कुछ कमिटमेंट्स किए, सब देशों ने कुछ कमिटमेंट्स किए थे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, लेकिन भारत के बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने क्योटो प्रोटोकॉल के जो भी मानक थे उसको कभी पूरा नहीं किया, ना चाइना ने किया। तो क्या कारण हो सकता है कि भारत अपने क्योटो प्रोटोकॉल की संधि को मानने में इनकार करता रहा है और फ्यूचर में कहता है कि हम इसको कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? क्या कारण है इसके पीछे? सर चूंकि अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि देखें, उस ड्यूरेशन में सर हमारे भारत में सर अत्यधिक गरीबी थी, और सर एक राज्य का यह दायित्व भी होता है कि वो अपने नागरिकों की अच्छी सुविधा दे सके, उनका जीवन स्तर सुधार सके। तो सर और जीवन स्तर सुधारने के लिए एक एनर्जी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, हर घर बिजली। तो सर भारत का हमेशा यह मत रहा है कि हमें एक एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें अपने नागरिकों की भी एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सर हमें हर नागरिक के पास अच्छा घर, अच्छा सुविधा पहुंचाने के लिए। तो सर यही तर्क है कि हमें सर डेवलपिंग कंट्रीज को भी हम भारत के साथ देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा ये मांग रखती हैं कि वहाँ अत्यधिक निर्धन संख्या भी है लोगों की, उनको भी गरीबी रेखा से ऊपर निकालना है। और इसके लिए सर हमें कोल जनरेटेड जो पावर प्लांट्स होते हैं उन पे अत्यधिक निर्भर रहना ही पड़ेगा। और सर यही मांग है जो कि
दोनों इंडस्ट्रियलाइज जो डेवलप्ड नेशन में क्लैश करती है। बट सर मैं इसको पेरिस समिट से ऐसे जोड़ सकता हूँ कि अभी हम बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे जा रहे हैं, जिसमें भारत ने 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है, और सर ये भारत बहुत अच्छे से इसको प्रोग्रेस कर रहा है, अचीव भी कर रहा है। आपने कहा कि भारत में गरीबी के लिए बहुत लोग रहते हैं, ये तो सच है, क्योंकि जो नई इकोनॉमिक सर्वे वो कहता है कि अभी भी 19.75 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे। इसको मैं चलिए स्वीकार कर, लेकिन गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकालने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं, उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, ये बात समझ में नहीं आई। आप तो ज्योग्राफर हैं, तो एनर्जी जो है बहुत तरह की होती है ना। एनर्जी मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी होती है जो फॉसिल फ्यूल्स पर भी होती है, और फॉसिल फ्यूल्स ही ज्यादातर इस तरह की एनर्जी को डिक्लेयर करते हैं, जनरेट करते हैं। लेकिन और भी तरह की एनर्जी होती है, और बहुत सी जगहों पर तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। जैसे अगर हम खेती की बात करें तो अनाज उपजाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल हम ट्रैक्टर्स के ऊपर ही जाएं। जबकि भारत में बहुत बड़ी संख्या कृषि पर आधारित है, तो उसकी भी शायद बहुत आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत को ऐसा लगता है। चीन अगर आप देखें तो उनके पास 23% गरीबी की सीमा रेखा के नीचे लोग थे 1990 में, आज वहां 1% से कम है। हमारे पास 30% थे, आज भी 19% हैं। तो और उसने अपने मानद पूरे किए, पड़ोस में बांग्लादेश ने भी मानद पूरे किए, भारत पाकिस्तान 2 देशों ने नहीं किए। लंका, भूटान, हमारी तो सब पड़ोस के देश है, लंका भी पड़ोस का है, भूटान भी पड़ोस का है, बांग्लादेश भी पड़ोस का है, और इनको हम बहुत धनी देश भी नहीं मानते, लेकिन इन्होंने अपने कमिटमेंट्स पूरे किए। सिर्फ भारत और पाकिस्तान इनको पूरा नहीं करता है, ये क्या कारण है? इसके कारण भी हम लोगों को समझाइए। सर राइजिंग पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर हो सकता है कि पॉपुलेशन की वजह से हर तबके तक हम अपनी जरूरतें पहुंचानी है, तो उसको लेकर भी सॉरी सर, नॉट एबल टू। जी हाँ, वो आप उसमें एक कॉन्ट्रेडिक्टरी विरोधाभासी बयान में फंस गए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग किसी दूसरी तरफ चलते हैं, ज्योग्राफी में ही हम लोग किसी एक और साइड में चलते हैं। आप जहां मथुरा में रहते हैं वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? सर गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक प्लेन्स में। आर यू श्योर अबाउट इट? सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्ट। अच्छा, आप अपने मथुरा के बारे में मैंने पूछा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन की परिभाषा हम कैसे करते हैं? सर एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे सर एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग, सर अगर किसी एरिया में हम उसके रेनफॉल और उसके हम सर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और सिमिलर अगर होती हैं उस एरिया में, तो सर हम उसको पर्टिकुलरली डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही सर हमने पूरे इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिवाइड कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सर हम अपनी फसलें निर्धारित करते हैं। और सर ICAR इसमें मेजर काम करता है। वो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भारत में? सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकॉल। चलिए एग्रीकल्चर से हम लोग इंडस्ट्री की ओर चलें। भारत में हम लोगों को यह बताया जाता है इकोनॉमिक सर्वे से कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है MSME सेक्टर, है ना। सर्विसेज सेक्टर रोजगार ज्यादा नहीं देता, इंडस्ट्री में हायर इंडस्ट्रीज भी नहीं देती। सबसे ज्यादा MSME रोजगार भी देता है, और सबसे ज्यादा निर्यात भी MSME के द्वारा ही होता है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी नई पहल की है, उसका नाम बता सकते हैं आप? एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बड़ा भारी, सर CM युवा हब। सर उसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेटर सेंटर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और सर साथ ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी हम उसको MSME से ही जोड़ सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम में मथुरा का क्या प्रोडक्ट है? सर सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग्स। यस सर। भारत सैनिटरी वेयर का एक्सपोर्ट करता है कि इंपोर्ट करता है? सॉरी सर,
भारत के मुख्य एक्सपोर्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइंड क्रूड ऑयल, सर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एंड सर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स. So these are basically exports of India. टोटल एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का कितना हिस्सा होगा? Sorry, I'm not. कोई बात. भारत का ट्रेड बैलेंस कैसा चल रहा है इस समय? सर अभी हाल ही के टाइम पे ट्रेड सरप्लस हुआ है हमारा, बहुत सालों बाद. तो सर अभी ट्रेड सरप्लस है कुछ दिनों में. कुछ दिनों से कि केवल एक महीने ट्रेड सरप्लस हुआ है अब तक? सर अभी हाल ही के दिनों में ये ट्रेड सरप्लस हुआ है. उससे पहले ट्रेड डेफिसिट ही रहा है सर हमारा हमेशा. पहली बार एक महीना ट्रेड सरप्लस में गया है, दैट इज ट्रू. इसके पहले भी कभी ट्रेड सरप्लस हुआ होगा? 70 साल हो गए हमारे देश की आजादी को, कुछ याद है आपको? सॉरी सर, नहीं. क्या घाटा हो रहा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का? तो एक साल का अगर नापे, ट्रेड बैलेंस में कितना घाटे की उम्मीद हम लोग करते हैं? अच्छा, भारत सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की, बहुत बड़ी घोषणा की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर के, कि पहली दफे भारत ने इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इकट्ठे कर लिए. कितने हैं इस समय भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? सरकार ने बड़ी घोषणा की है अभी. Sir, not able to recall exactly, but can I guess something, sir? It is around 500. Yes. Go on. It is around 500 billion. 500? अनुमान something. कोई बात नहीं. It's 0.5 ट्रिलियन, 5000 बिलियन. कोई बात नहीं. लेट्स कम बैक टू दोस थिंग्स अगेन. आगे चलते हैं. ट्रेड से हम लोग हटते हैं थोड़ा सा. वी मूव टुवर्ड सम अदर एरियाज. अब हम लोग थोड़ा अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी और अर्बनाइजेशन का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है. बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि देयर इज ए थ्योरी ऑफ लोकेशन फॉर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज. तो इस थ्योरी ऑफ लोकेशन के बारे में कुछ बताइए. कंक्लूड भी करना तो. सर वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन है. सर उनके अकॉर्डिंग जहाँ पे हम, सर वेबर के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री को किस रॉ मटेरियल के पास लगाना चाहिए या मार्केट के पास लगाना चाहिए. सर वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी यही बोलते हैं. चलिए, उन्होंने अर्बनाइजेशन की थ्योरी. ओवर टू मोहम्मद आरिफ. जी. हेलो दिग्विजय जी, कैसे हैं आप? ठीक है? यस सर. मेरी आवाज आ रही है आप तक ठीक से? यस सर. ठीक है, आप मथुरा से आए हैं और ये 2 कारणों से इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है. क्या आप बता सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में मथुरा वो 2 कौन से कारण थे? सर अगर प्राचीन काल की बात करें तो सर मथुरा एक उत्तर पथ और दक्षिण पथ, सर जो हमारे ट्रेडिंग रूट्स होते थे उसका एक ट्रेडिंग सेंटर था, पॉइंट. और सर मध्यकालीन में आई एम नॉट एबल टू. देखिए, प्राचीन काल में इसका एक खास प्रोडक्ट था जो यहाँ निर्माण होता था, वो मालूम है आपको? मथुरा में, प्राचीन भारत में. और रोमन एम्पायर तक इसका प्रोडक्ट जाता था, मथुरा का. अच्छा, ये बताइए, मथुरा में जो कृष्ण जी की जन्मस्थली मानी जाती है, उसको सबसे पहले भारत के मानचित्र पर लाने वाले महापुरुष कौन थे? आपने सूरदास जी का नाम सुना है? यस. ओके. मथुरा से मीरा का भी कोई संबंध था? सर एक टेम्पल है यहाँ पे मथुरा में, वृंदावन में. तो सर वहाँ पे सर मीराबाई आई थी और उन्होंने कुछ समय के लिए वहाँ पे भजन कीर्तन किए थे. तो सर वो टेम्पल बस भजन कीर्तन, उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है. अच्छा, ये बताइए कि मथुरा में रिफाइनरी कोई है? यस सर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक रिफाइनरी है. तो उसका क्या विवाद क्या है उस रिफाइनरी का? पर्यावरणवादी उसको क्यों हमेशा एक निशाने पे रखते हैं, वजह क्या है?
सर एक्चुअली में जो सस्पेंडेड पार्टिकल और जो हमारा रिफाइनिंग के बाद जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से सर ताजमहल ये कास्ट स्ट्रेटेजियम जोन है, और सर ताजमहल पास है, तो ताजमहल की जो इमारत है वो कोरोड हो रही है। तो सर उसको लेके एनवायरमेंटलिस्ट यही आर्ग्यू करते हैं कि मक्का रिफाइनरी में ज्यादा एक तो रिस्ट्रिक्शन क्या लगाए। इस रिफाइनरी को शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए? सर शिफ्ट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लांट है, और सर एक बहुत फिर उसका कॉस्ट टाइम सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है? सर स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स हम कर सकते हैं, और जितने भी जो रिफाइनिंग प्लांट्स हैं, जितने भी जहां से भी कार्बन उत्सर्जन, जो भी हमारी सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सर एक लिमिट निर्धारित कर सकते हैं। सर जगह जगह हम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर लगा सकते हैं आसपास आगरा मक्का एरिया में, जिससे कि बार बार हमें समय समय पे ये पता चलता रहे कि कितने पॉल्यूटेंट्स हवा में है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में एमएसपी पढ़ा है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कैसे निर्धारित कैसे होता है? सर ये एक एवरेज एक कॉस्ट जो किसान को फसल उपजाने में लगती है, साथ ही सर हम उसकी एक सर सारी एग्रीगेटेड कॉस्ट को देख लेते हैं कि किसान को इतनी लागत मिलेगी। उसके बाद सर हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल पे सीएसीपी इसको निर्धारित करती है। कितना कुछ उसका आधार होगा कि अगर उसने 100 रुपया लगाया तो उसको कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए? इसका कोई ऐसा आधार वैज्ञानिक बना हुआ है? आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ी है? स्वामीनाथन कमीशन कंपाउंडेड रेट के लिए बोलते हैं, जो 1.5 और 2% है। और सर अभी किसानों को कितना मिल रहा है सर, उसका मैं परसेंटेज एग्रीगेट नहीं। देखिए, आपका ज्योग्राफी विषय है तो आपसे तो ये पक्का है कि उम्मीद होगी। अब ये बताइए कि पिछले साल गन्ना किसानों को एक ऐसी दिक्कत आई जो कहा जाता है कि 40 सालों में नहीं आई थी। आपको मालूम है ये बात? सर इस साल या पिछले साल में? पिछले साल 2019 की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 40 सालों में नहीं आई थी। वो क्या थी? क्योंकि आपका इलाका भी गन्ना बेल्ट है, पश्चिम यूपी का है ना? अच्छा, ये बताइए कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आपको लगता है कि प्रशासन में उपयोगी होगा? सर मैं प्रिजर्वेरेंस कह सकता हूँ, पेशेंस कह सकता हूँ, क्योंकि सर मैं यूपीएससी के मैंने मेंस लिखे हैं, और सर साथ में मैंने उनमें थोड़ा सा असफलता भी ली है, बट साथ ही मैंने ये प्रशासक बनने का अपना एक सपना संजोए रखा है। दूसरा सर मैं एक इंटीग्रिटी कहूंगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ। तीसरा सर मैं एक टेक्नोलॉजी का पक्षकार हूँ, और सर मैं ये देखता हूँ कि जो आने वाला समय है वो ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस पे आधारित होगा, तो जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है उसका मैं अच्छी तरीके से सदुपयोग कर सकता हूँ प्रशासनिक स्तर। ये जो भूमि का रिकॉर्ड है, इसके डिजिटलाइजेशन की बात बहुत सारे राज्यों में चल रही है, बहुत सारे राज्यों ने कर ली है। तो आप बता सकते हैं कि यूपी में इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? क्या सभी रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो गए हैं? सर यूपी में हो चुके हैं। जो खसरा खतौनी होती हैं सर, आजकल कोई भी किसान एक भू राजस्व पोर्टल पे अपना खसरा खतौनी से रिलेटेड जो भी खसरा खतौनी होता क्या है? सर खसरा एक पर्टिकुलर लैंड का एक यूनिट होती है, और सर खतौनी जो कल्टीवेट करते हैं उसको वो खतौनी नंबर दिए जाते हैं। ये किसने शुरू किया था भारत? सॉरी नॉट एबल टू। शेरशाह सूरी ने किया था सबसे पहले, है ना? खैर, ये बताइए कि ये कोविड-19 का नाम कोविड-19 क्यों है? इस कोविड का फुल फॉर्म क्या है? WHO सर ये WHO नाम देती है इसका, कोरोना वायरस डिजीज 2019, उसके शॉर्ट फॉर्म में हम कोविड-19। तो इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कह रहे हैं, क्या वजह है ये नोवेल? सर बिकॉज इससे पहले भी हमारा एक कोरोना एक सार्स बीमारी हुई थी, सर उसी का ये एक
जो वायरस है वो एक न्यू टाइप ऑफ वायरस है, इसीलिए हमने उसको नोवल कोरोना वायरस नाम दिया है। इसीलिए इसका नाम SARS-CoV-2 भी बोला जाता है वायरस को। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध के बाद एक नए ऑर्डर में प्रवेश करता है, कोविड खत्म होने के बाद भी एक नए विश्व दौर में गुजरेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। तो आपको ऐसा क्या दिख रहा है आने वाले सालों में उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और भारत की उसमें क्या भूमिका होगी? सर, जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें ज्यादातर यूएस और रशिया डोमिनेट करते थे, कोल्ड वार उनके बीच था। बट जैसे कि परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि रशिया का जो डोमिनेंस है वो कम होगा, और साथ ही सर एक रशिया का तो बहुत पहले कम हो चुका था। यस सर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मीनशाइमर भी बोलते हैं कि जो चाइना का एक राइज होगा, और सर जो चाइना का राइज होगा वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। तो सर ये मैं देखता हूँ कि ये आगे चल के क्लैश का भी कारण बन सकते हैं यूएस और चाइना के बीच में। और सर इंडिया की भूमिका को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि सर जो हमने नीतियां फॉलो की हैं अभी तक नॉन अलाइनमेंट की, सर वो ही नीतियां हमारे लिए आगे भी कारगर साबित हो सकती हैं, और वो ही करनी चाहिए, क्योंकि सर किसी अलाइनमेंट से हमारी जो लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते कर रहा है चीन के खिलाफ लामबंदी में, और आपको क्या लगता है कि हम अब नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपना कर आगे बढ़ सकते हैं, जबकि दुनिया के हर हिस्से में कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है? सर अगर अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर चाइना का जो राइज है वो बहुत सारे डिस्प्यूट लेके आया है, और सर बहुत सारे देश उससे त्रस्त भी हैं। तो सर ऐसे माहौल में एक जो कोएलिशन होना चाहिए, वो जैसे डेमोक्रेसी का कोएलिशन हो सकता है, या फिर कोई भी जो स्ट्रेटेजिक कोएलिशन हो सकता है, जिसमें कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड्स। तो सर हम इसको परस्यू कर सकते हैं, बट सर एक हद तक जिसमें हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं जाए और हम किसी देश के एक तरीके से गुलाम भी नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल दिग्विजय ये है कि इस वक्त देश का युवा क्या सोचता है? सर आप किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं सर? इकोनॉमी? ये ओपन सवाल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक युवा हैं। सर अगर अभी वर्तमान कोविड परिप्रेक्ष्य देखें तो एक युवा में सर एक हेल्थ को लेके थोड़ा सा भय है कि कोरोना के हेल्थ तो सबसे ज्यादा यार जो 60+ वाले हैं उनको बेचारों को फिक्र है ना सर। बट साथ में सर युवाओं को भी थोड़ा सा कोरोना रिलेटेड इसके अलावा लेके थोड़ा सा भय है। तो युवाओं में कोई सपने, कोई आकांक्षाएं, ऐसी कोई चीज नहीं है इस वक्त? सर इकोनॉमी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए एक अपनी इकोनॉमी में जॉब्स को लेके एक आशंका है कि कोविड के बाद जो सोसाइटी कैसी होगी, और कोविड के बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोविड के बाद क्या परिस्थितियां रहेंगी, उनको लेके आशंका है युवाओं में। बस आशंका है, कुछ उम्मीद नहीं है? युवा तो उम्मीद का नाम होता है। सर उम्मीद भी है, क्योंकि एक जो हम पहले की जॉब्स जो होती थी उसके बाद एक नई श्रेणी में हमारी जॉब्स जा रही हैं, जहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी और जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वो हम जॉब्स की एक तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ युवा जॉब तक ही अपनी सोच को सीमित रखता है? आखिर विवेकानंद भी युवा थे जब उन्होंने एक नए भारत का सपना देखा, गांधी जी भी युवा थे, नेहरू भी युवा थे, पटेल भी युवा थे। तो उनके जो सपने थे और अभी के जो युवा हैं, इनके सपनों में इतना अंतर कैसे आ गया कि आप सारी बातें सिर्फ जॉब और बीमारी तक सीमित करके आपने रखा? सर मेरा भी उदाहरण है कि सर मैं इस सर्विस में आना चाह रहा हूँ, तो सर मेरे जैसे 2000 लोग भी सर्विस में आना चाह रहे हैं और कुछ सर्व करना चाह रहे हैं सोसाइटी में। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि जॉब की भी है सर, साथ ही समाज में जो युवा हैं जो सिविल सेवा में आना चाह रहे हैं, जो आर्मी या फिर जो भी नेवी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो सर किसी तरीके से देश की सेवा में भी युवा एक अग्रसर है। और
सर सभी तरीके के आजकल का भारत का युवा सभी तरीके की। थैंक यू दिग्विजय। ओवर टू यू सर। ओके ओके सर। ओके ओके ओके। जबरदस्ती अगर आप आशा की बात करेंगे तो कहेंगे, अदरवाइज तो आशंका है और भय है। दिग्विजय सुन पा रहे हो? यस सर। ओके। हेलो। यस सर। देखो, वहां पे इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो जिस जगह इंटरव्यू होने वाला है उस जगह का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उस जगह का नाम क्या है? जगह वो तो ऑफिस है। कहाँ पे है वो? तो प्रयागराज। तो वहां पे आपको बोर्ड के बारे में आइडिया है? बोर्ड में कितने लोग बैठते हैं वहां पे? तो 5 लोग बैठते हैं, ठीक है, आइडिया है। तो उसमें एक IAS, एक IPS, एक प्रोफेसर साहब, एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर और एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन स्वयं चेयरमैन हो सकते हैं या कोई मेंबर होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो उसमें जैसे मैंने आपसे सवाल किए तो उस तरह से कभी कभी उकसाया भी जाता है कैंडिडेट, ठीक है ना, उसका मैक्सिमम निकालने के लिए कि उसमें कहीं कुछ है कि नहीं। ठीक है ना? तो ये सब आपको फेस करना पड़ सकता है। जो स्वाभाविक सवाल आपसे बन सकते हैं उसमें एक सवाल और मैं आपको ऐड करता हूँ। मथुरा आप मथुरा के देहात के रहने वाले हैं, मथुरा शहर के रहने वाले हैं? सर मैं दोनों जगह से जुड़ा हुआ हूँ सर। गांव भी गया हुआ हूँ और जाकर है। कहाँ पे है गांव? किस तहसील में आपकी? सर माठ तहसील है, यहाँ पे सियोरा गांव है सर। माठ, ओके। तो आपसे एक सवाल मैं जो समझता हूँ कि ये पूछा जाना चाहिए कि जैसे मथुरा के आसपास जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं, आप बताओ। सर आगरा, और यहाँ राजस्थान का बॉर्डर पड़ जाता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ की, और साथ ही सर हरियाणा में। हाँ कोई बात नहीं, बस इतना पर्पज हो गया। आपने आगरा का नाम दिया, तो आगरा तो बहुत बड़ी जगह है ना? आगरा में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, आगरा में यूनिवर्सिटी है बहुत पुरानी। तो मथुरा पुराना जगह है, पुरानी बड़ी जगह है या आगरा? तो मथुरा पुरानी जगह है और कई पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसकी इम्पोर्टेंस बताई डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से जब बात हो रही है ना? तो इसके बावजूद पिछड़ क्यों गया वो? आगरा तो कैपिटल हो गया, देश की भी कैपिटल रह गया, और अब अगर प्रांत बटेंगे तो भी वो कैपिटल स्टेट की बन सकता है। पहले भी यूनाइटेड प्रोविंस का वो इम्पोर्टेंट जगह रही है। तो मथुरा क्यों पिछड़ गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं कि आगरा में जो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं, जैसे आगरा में सर लेदर और जो सर ये स्पेशलाइजेशन। आप इस बात को मानते हो कि मथुरा कंपैरेटिवली पीछे है? यस सर। यूनिवर्सिटी आपने बीटेक कहाँ से किया? सर गाजियाबाद अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। AKG तो अच्छा कॉलेज है वैसे, तो आपको उस तरह से तो ये सब बातें स्वाभाविक। अच्छा, जो एस्पेक्ट छूट गया, तो ज्योग्राफी का संबंध सीमा से, बॉर्डर से बनता है ना? तो उस पर जरूर सवाल आपसे होंगे, उसको जरा तैयार कर। चीन को लेकर के, नेपाल को लेकर के, पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही है ना? तो पर इधर ही टाइम हो गया, टाइम की एक लिमिट है, आपको आपके लिए लिमिट है, जब आप लिखते हो तब भी लिमिट है, जब इंटरव्यू होता है तब भी लिमिट है, हमारे साथ भी लिमिट है। तो बहुत ज्यादा नहीं, पर जब टॉपिक कोई होता है तो उसमें थोड़ा तय में जाना भी पड़ता है ना? तो कई बार तो इंटरव्यू ज्यादा लंबा चला जाता है, वहां भी चला जाता है, लेकिन अब जो वर्तमान में जैसे भी हो रहा होगा वो मुझे नहीं पता। तो ये सब संभावित बातें बनती हैं। और जो सैनिटरी फिटिंग की बात बताई आपने, है ना? तो मथुरा मतलब इतनी पुरानी जगह है, पर इसके बावजूद प्रोडक्ट कुछ नहीं, सैनिटरी फिटिंग है ना? फिटिंग तो कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना? हाँ, तो ये सब स्वाभाविक बातें बनती हैं, कोई भी आदमी इसके ऊपर बात कर सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कि सर अगर हमें क्वेश्चन रिपीटेडली नहीं आए तो सर उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता है सर? क्या पूछा सर? अगर हमें कैंडिडेट को एक क्वेश्चन रिपीटेडली अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं आए तो सर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर? इसकी कोई चिंता मत करो, है ना? कि नहीं आया तो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना है।
आपसे लगातार 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आते तो नहीं आते। कोई भी आदमी मतलब जो फेयर बॉडी होती है तो वो इस बात को जानती है ना। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंटरव्यू एनडीए का होता है, सबसे बड़ा और सबसे स्टैंडर्ड इंटरव्यू वो होता है। और कई बार वहां पे ऐसे लोग सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं, नो और नो सर कहते। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब यूपीएससी या यूपीपीएससी उसके स्तर पे है ना, ऐसा नहीं। वहां पर ट्रेंड लोग होते हैं, यहाँ पे अनट्रेंड लोग होते हैं, तो इनसे इतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन फिर भी आपसे अगर कई बार भी जैसे जो क्वेश्चन होते हैं आप उनका आंसर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं आता तो नहीं आता। आप जो नहीं आ रहा उसको कहाँ से ढूंढ के लाओगे, ठीक है ना। और कोई भी सब कुछ नहीं जानता, तो इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और जैसे एक क्वेश्चन आपसे ना आया तो दूसरे क्वेश्चन पर इसको भूल जाना है कि हमसे हम आंसर नहीं कर पाए। फिर मान लीजिए ऐसे लगातार होता है, 5वां क्वेश्चन भी अगर आप नहीं आंसर कर पाते तो भी उसको सबको भूल जाओ, फिर फ्रेश होकर के बिल्कुल आराम से जवाब दो कि जैसे बिल्कुल आपने सब कुछ बोला। ठीक है ना, ठीक है ना। सर आपका सजेशन कुछ जो मतलब क्या इम्प्रूव करना चाहिए सर, आप बता सकते हैं? नहीं ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है। मैंने आपको उन एंगल्स से मतलब उन एंगल्स पे ले जाने की कोशिश किया कि जो मैं समझता था उसके लिए पहले खंड में और बाद में भी जो कमी रह गई कि वो भी मैंने बताई। तो ये बाकी और कुछ ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है। जो आप हैं वही बनेगी, है ना। इन सब चीजों पर जो बात हुई है, हमने बात करी, पूरे बोर्ड ने, पूरे पैनल ने जो बात करी, प्रोफेसर साहिबानों ने, तो उनको जरा देख लेना, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो संभावित क्वेश्चन होते हैं, संभावित सवाल होते हैं। तो इन पर देख लेना। अगर आंसर ठीक भी नहीं हो पाए तो इतना समय है आप पे, तो इसका जवाब आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। ओवर टू प्रोफेसर साहब। थैंक यू सर। विजय जी, पहले तो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने इतने लोगों को पछाड़ कर यू हैव रीच टू दैट लेवल। नहीं, आपने अगर 3 लाख लोगों में से अपना स्थान 8000 में बनाया है तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट, राइट ना। तो ये क्यों मान लें हम लोग कि आप किसी भी प्रकार से कहीं भी कमजोर हैं। पहले तो इसको हम लोग अपने अंदर कन्विक्शन बैठा लें, विश्वास बैठा लें कि हम किसी से ऐसा नहीं कि बहुत कम है ना। चांस हो सकता है, इंटरव्यू तो भाई कहीं से भी शुरू हो सकता है। आज दुर्भाग्य से मथुरा से शुरू हो गया, और मथुरा के बारे में आपका ज्ञान अर्थशास्त्र से या इतिहास से किसी वजह से थोड़ा कम था। हो सकता है आप ज्यादा बाहर रहे हो, ज्यादा पढ़े हो, या आपने मथुरा के बारे में न जाना हो। लेकिन इसकी गारंटी थोड़ी है कि इंटरव्यू में मथुरा ही पूछा जाएगा। हो सकता है मथुरा के बारे में एक भी बात ना हो, है कि नहीं। देखिए, ये पहले तो दिमाग में हटा दीजिए कि कुछ इंटरव्यू का कोई सेट पैटर्न होगा। इट्स नॉट दैट। आज ऐसा हो गया, कल ऐसा नहीं भी हो सकता है। कल ही हम लोग इंटरव्यू ले रहे होते तो शायद कुछ और तरह के प्रश्न आते। हो सकता है कल हम लोग पॉल्यूटर पे, प्रिंसिपल पे बात करने लगते ज्योग्राफी में। देखिए ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस विल कम। नंबर 2, जो अभी सर ने बात की उसको भी आप समझ लीजिए कि ऐसा भी नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा। वो तो हिस्टोरियन है, पढ़ते रहे जिंदगी भर हिस्ट्री, ही नोज मोर देन यू, है ना। अनिरुद्ध जी तो लगातार इतने सालों तक इंटरव्यू लेते रहे हैं, और न भी जानते हो, हम एक ऐसा सवाल पूछ लें जो हमको खुद ही उसका उत्तर ना मालूम है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब मत सोचिए हमारे तरह से, ये तो सोचना बंद कीजिए। बल्कि ऐसे क्वेश्चंस पर बैलेंस कैसे रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। एक दफे एक जगह इंटरव्यू लेने के लिए राम कुमार वर्मा में फेमस हिंदी साहित्यकार गए थे, और जो लड़की थी रिसर्च की, उसने मीराबाई पर काम किया था, काफी अच्छा काम था उसका। तो राम कुमार वर्मा जी एक्सपर्ट होकर बाहर गए, और उन्होंने उस लड़की से सवाल पूछने शुरू किए, और उसने एक का भी आंसर नहीं दिया। रिपीटेडली आधे घंटे तक एक का भी आंसर नहीं दिया। इंटरनल बेचारा बड़ा घबराया, बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि कुछ भी लिख सकते थे वर्मा जी। उसने वर्मा जी से कहा, साहब ये बड़ी मेहनती लड़की है, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे पा रही। बोले, अरे छोड़ो यार, इसकी आंखों में मीरा की वेदना देखो, हो गया इसका इंटरव्यू। What I mean to say is entirely different. आपका 1-2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, आपका बैलेंस जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है ना। आपका एक सवाल नहीं आया, 2 नहीं आया, 5 नहीं आया, आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं सर, इसमें शायद वो नहीं प्रॉब्लम है।
तो डोंट गेट वरीड अबाउट दोज थिंग्स। आप आराम से कॉन्फिडेंटली भरोसे से काम करिए। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है ना। मैं मोहम्मद तारिक जी को देता हूँ। धन्यवाद सर। दिग्विजय जी, दो बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है और मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत भी हूँ। मुझे जो लगा एक दो बातें, वो अगर अगले कुछ दिनों में आप उस पर थोड़ा सा सोचें तो अच्छा कर सकते हैं। पहले तो अपना टाई ठीक से बांध के जाइएगा। ये टाई तरीका ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर लगा रहे हैं आप तो उसका बटन बंद होना चाहिए और आप आईने में देखकर एक दो भाई रिश्तेदारों से पूछ लीजिएगा कि मैं कैसा लगा। बाकी आप बहुत पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। दूसरा, आप जब बैठ रहे हैं तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि वर्चुअल में आपको आगे झुकना पड़ रहा है, वहाँ ऐसा नहीं करना होगा। आपका बैक जो है वो चेयर से लगना होना चाहिए और स्ट्रेट, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है ना। इसके बाद जैसा कि वो आवाज की वजह से हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए समझ रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा कि ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कई जगह किया है। ऑफलाइन में आपको वैसे बैठना। एक दो जो मैं आपको सुझाव दूंगा ये कि आप अपने उत्तर को संक्षिप्त करना सीख लें। आप बहुत सारी जगहों पे बहुत विस्तार में चले जाते हैं, तो वहाँ पे चूंकि समय नहीं होगा और सबको 12 से 14 मिनट मिल रहा है, जितने मैंने अभी छात्रों का अपना इंटरव्यू देखा है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 17-18 मिनट। और 4-5 सदस्य जब होंगे तो वो चाहेंगे कि आप पहले बुलेट पॉइंट्स में बताएं, बजाय ये कि आप उसको एक लेक्चर फॉर्म में करें, टू द पॉइंट्स बताएं। कि जैसे मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ में सर ने पूछा कि क्या दोष है, तो आप उसको बता दीजिए कि सर नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है ना। इस तरह से आपका आंसर उन तक पहुंच भी जाएगा और आपके अंदर जो डेप्थ है वो पता चल जाएगा। कि जैसे इन्वायरमेंट आपका अच्छा इसलिए होना चाहिए, जाहिर है कि आप ज्योग्राफी पढ़कर आए हैं, तो कुछ जो बेसिक चीज होती है कि मैं जिस शहर से हूँ उसके बारे में बुनियादी बात मुझे मालूम होना चाहिए। आपसे अब कोई मॉरिशस के बारे में नहीं पूछने वाला, आपसे कोई शिवकाशी के बारे में नहीं पूछने वाला, लेकिन मथुरा पे कोई भी पूछ सकते हैं। अब मथुरा के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि साहब उसका व्यापार में क्या था, कॉटन में क्या था, और मीरा और ये, क्योंकि कोई भी एक सदस्य कभी भी आ सकता है, क्योंकि सवाल कहाँ से आता है, सबसे पहले आपके बायोडाटा से आता है ना। और 3 चीजें जो यूपी में बहुत कॉमन पूछी जाती है इंटरव्यू में, एक आपका विषय, एक करंट अफेयर्स और एक आपका जो बायोडाटा है। बायोडाटा से बहुत सारे सवाल निकल जाते हैं आपके कि आपने जहाँ से पढ़ाई करी है, जहाँ पले बड़े हैं, उसके बारे में, इसलिए हम लोग उस एरिया से पूछते हैं। तो इन्वायरमेंट में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, COP21 है, किगाली है, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिए आप। और जैसा सर ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान क्या नहीं उसको पूरी कर पा रहा है, तो उसमें भी आप काफी लंबे चले गए और उसको संक्षेप में 3-4 पॉइंट्स में आप बता सकते थे। क्लियर है? तो उसका आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। और एक जगह और मैंने आपको ये देखा कि आप जो है कुछ चीज़ों में ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल ना किया करें जो आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने कहा जियो पॉलिटिक्स, तो आप उसको फिर अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं, तब बोलिएगा। ऐसे कई जगह पे आपने शब्द इस्तेमाल किए, अगर कोई दूसरा सदस्य वहाँ पे देख रहा हो तो उसी में से आपको सवाल बना देगा। तो आप चुनकर ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करें जिसका उत्तर आप अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा से नहीं दे सकते तो आप उससे बचें, नहीं तो कोई ना कोई सदस्य लिख रहे होंगे और वो उन्हीं से सवाल बना देंगे। तो जैसे मुझे याद है पिछले एक इंटरव्यू में एक साहब ने कह दिया कोविड के बारे में कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है भारत में, तो एक साहब ने फौरन अगला सवाल पूछा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, और वो साहब बता नहीं पा रहे थे, तो फिर क्यों यूज किया उस शब्द का, है ना। तो इस तरह से अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया को इस्तेमाल करें ताकि अगला कोई अगर सदस्य सवाल पूछे तो उस स्ट्रेंथ से पूछे, ना कि आपके वीकनेस से पूछें। ठीक है, तो आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। Unacademy. Let's crack it.